हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से आज अलजेब्रा का जो सातवां चैप्टर आपका है सांख्यिकी है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। फिर से ऑलरेडी पहले भी हमने किया है। तो प्रकृत प्रसंग सात निकाल लीजिए बच्चा आप लोग। पेज नंबर 126 क्या हो गया? प्रकृत प्रसंग सात का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रिविजन में, जो कि शाब्दिक प्रश्न है। माध्यमाति का बहुलोकल आपने ऑलरेडी किया था, उसी में जो शाब्दिक प्रश्न मोस्टली सारे के सारे बहुत माध्य पे डिपेंड करते हैं। ओके, देखते जरा हम लोग प्रकीर्ण का क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट हम लोग करेंगे। जो शाब्दिक प्रश्न बेटा सेकंड क्वेश्चन किताब अपने सामने रख लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं प्रकीर्ण प्रश्न सात का सांख्यिकी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, पढ़ता हूँ मैं, जरा ध्यान से आप लोग सुनिए क्या है। एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ 3 से 4 नंबर के लिए आता है एग्जाम में हमेशा। किसी कार्यालय के 20 कर्मचारियों के वेतन का माध्य 10,250 है, उसमें कार्यालय अधीक्षक का वेतन जोड़ने पर उसके वेतन का माध्य 750 रुपये बढ़ जाता है। तो कार्यालय अधीक्षक का वेतन ज्ञात करो। जहाँ पर मैनेजर है उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले बेटा दिया कि किसी कार्यालय के 20 कर्मचारियों का वेतन का माध्य 10,250 है। देखो, तो यहाँ दिया कि सबसे जो सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि 10 कर्मचारियों के वेतन का जो माध्य है तो 10,250 है। ये आपका 10,250 रुपये, 10,250 रुपये है, ये माध्य दिया है। 10 कर्मचारी के वेतन का माध्य, माध्य मतलब क्या होता है? एवरेज निकाला गया है कि 10 कर्मचारी का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है सबका वेतन कुछ कम ज्यादा उसमें हो, तो 1,000-2,000 कम ज्यादा, लेकिन एक अगर एवरेज निकाला जाए तो उसमें से एक व्यक्ति को 10,250 रुपये का वेतन मिलता है। माध्य का मतलब होता है कि 10 में से एक व्यक्ति, सबसे एवरेज निकाला जाए तो एक व्यक्ति का जो पगार है वो वेतन 10,250 रुपया होता है। तो जब भी माध्य दिया है उसका दोनों एक व्यक्ति का 10,250 है तो 10 कर्मचारी का निकाल सकते हो। यहाँ निकालेंगे कि इसलिए 10 कर्मचारियों के वेतन का योगफल, वेतन का कुल योगफल, अगर एक व्यक्ति को इतना मिलता है तो 10,250 एक व्यक्ति और गुणे 10 व्यक्ति हमारे पास काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसको गुणा करके आराम से निकाल सकते हो। समझे कि नहीं? सॉरी 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 10 नहीं 20 तो 20 व्यक्ति से हम लोग क्वेश्चन में दिया कि 20 कर्मचारी, तो 20 कर्मचारी हमारे पास है, तो एक आदमी को पगार 10,250 रुपया मिल रहा है, तो 20 को कितना मिला उसको गुणा करके आराम से आप निकाल सकते हो। ओके, तो होगा 2,05,000 रुपये आ रहा है। ओके, 2,05,000 रुपये। ओके, तो 2,05,000 रुपये कुल 20 कर्मचारियों का वेतन यहाँ पर आ गया। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 20 कर्मचारी के वेतन का जो माध्य है बेटा 10,250 रुपया दिया है, माध्य दिया है। तो एक का वेतन इतना, तो 20 का वेतन 20 से गुणा करेंगे तो आपको 2,05,000 रुपया आ रहा है। मतलब कि टोटल व्यक्ति का है 2,05,000 रुपया पगार आ रहा है। लेकिन इसमें क्या बोला कि इसी के अंदर जैसे यहाँ पर जो मैनेजर जो अधीक्षक है उसका वेतन अगर जोड़ दिया जाए, तो जो 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर अब मैनेजर हो तो वहां पे एक बढ़ 21 आदमी हो जाएगा, टोटल 21 हो जाएंगे। तो 21 आदमी का जो माध्य होगा वो क्या होगा? 750 रुपया बढ़ जाएगा। देखो दिया क्लियर, लेकिन उसमें कार्यालय अधीक्षक का वेतन जोड़ने पर उसके वेतन में 700, वेतन के माध्य में 750 रुपया बढ़ जाता है। तो ऑलरेडी जो यहाँ पर पहले अपने को 10,250 रुपया दिए, इसमें 750 रुपया क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या लिखेंगे कि जो अधीक्षक है का वेतन जोड़ने पर जो आपका नया माध्य तैयार हो रहा है, 10,250 रुपया पहले का था, 750 रुपया बढ़ोतरी हो रही है, तो ये हो गया आपका 11,000 रुपया। टोटल 11,000 रुपया आपका माध्य बन गया। समझे कि नहीं? 11,000 रुपया एक को पेमेंट आएगा। अगर अधीक्षक यानी मैनेजर का पेमेंट अगर उसमें आप जोड़ रहे हो, समझे कि नहीं? ओके, अधीक्षक का पेमेंट जोड़ने पे क्या हो जाएगा? आपको नया जो माध्य हुआ 10,250 में 750 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, तो नया माध्य 11,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन आप देखते हो जो कर्मचारियों की संख्या है, जो कर्मचारियों की संख्या है वो पहले कितना था? 20 था, मैनेजर बढ़ गया तो अब टोटल हो गया 21 हो गया।
पहले 20 लोग थे, अब यहाँ पर कितना 21 हो गए। क्यों 21 हो गया? क्योंकि उसमें अधीक्षक है ना, मैनेजर का बढ़ गया है, तो 20 के बदले यहाँ 21 हो गए। मतलब एक आदमी को पगार यहाँ पे कितना 11,000 हो गया, और कितने हो गए 21। तो टोटल पेमेंट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसलिए 21 कर्मचारियों का कुल वेतन, तो कितना हो गया 21 का, 21 गुणे 100 कितना है 11,000 रुपये। इसको 11,000 गुणे 21 आप कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो आपको टोटल निकल जाएगी 21 लोग का टोटल पेमेंट कितना होगा। तो 11,000 गुणे 21 करोगे तो आपको हो जाएगा 2,31,000 रुपये। 2,31,000 रुपये इतना आपको आ रहा है 21 लोग का पेमेंट। आपने देखा कि जब हमने 20 कर्मचारी का टोटल पेमेंट निकालते कितना था 2,05,000 रुपया था। अब यहाँ पर 21 लोग का पगार निकाल 2,31,000 रुपया, तो ये 2,05,000 और 2,31,000 पेमेंट को बढ़ गया। तो जो पेमेंट ज्यादा बढ़ा वो किसका बढ़ा है? पेमेंट मैनेजर का, अधीक्षक का बढ़ा है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि कार्यालय अधीक्षक का वेतन ज्ञात करो। जो डिफरेंस है वो उसका वेतन है, तो यहाँ लिखेंगे कार्यालय अधीक्षक का वेतन जो होगा। ओके, तो यहाँ पर अधीक्षक आपको दिया है। ओके, अधीक्षक का जो वेतन है तो दोनों का डिफरेंस कर दो, 2,31,000 रुपया और पहले आया था 2,05,000 रुपया। ओके, दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 26,000 रुपया एक्स्ट्रा, 26,000। ये जो पेमेंट का डिफरेंस 26,000 का आया है, यही पेमेंट किसका है? अधीक्षक का। जो वहां पर अधीक्षक है उसी का पेमेंट है। जो उसका मैनेजर का पेमेंट कितना है 26,000 रुपया है। क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। देखो यहाँ शुरुआत में क्या क्या क्वेश्चन बेटा जी, उसने क्या बोला हमको कि 20 कर्मचारियों का वेतन का माध्य है 10,250। माध्य समझो कि एक जन का पगार है, तो टोटल कितने कर्मचारी 20। 20 कर्मचारियों का वेतन का योगफल कितना हुआ, 20 से गुणा कर दो, इसमें 20 से गुणा 2,05,000, मतलब 20 जन को जो पगार देता है वो 2,05,000 रुपये में। फिर क्या बोला, इसी में अगर हम लोग मैनेजर जो अधीक्षक है उसका पेमेंट जोड़ते हैं तो माध्य में 750 रुपये बढ़ता है। माध्य में पहले का माध्य कितना हुआ 10,250 था, उसमें 750 रुपये बढ़ जाएगा। तो जो माध्य हो जाएगा नया वाला जो माध्य आपको कितना होगा बेटा 11,000 रुपये माध्य हो गया। जब 11,000 रुपये माध्य हो गया तो यहाँ पर देखो पहले 20 कर्मचारी काम करते हैं, यहाँ पर मैनेजर भी उसका आ गया, तो टोटल जो 21 हो गया। जब एक जन का पगार 11,000 रुपया है तो 20 और 1 मिला के 21, तो 21 लोग का पेमेंट का 11,000 में 21 का गुणा करें 2,31,000 रुपया हो गया। पहले माध्य कितना आया था, यहाँ पर इसका जो टोटल निकाला था हम लोग देखो 2,05,000 रुपया। अब नया वाला 2,31,000 रुपया, तो इसमें बढ़ोतरी हो गया है। कितना बढ़ोतरी हुआ, 2,31,000 में से 2,05,000 रुपया घटा देंगे तो हमको यहाँ पर 26,000 रुपया बढ़ोतरी मिल रही है। ये जो बढ़ा हुआ है वो किसका पेमेंट है, अधीक्षक का पेमेंट है, उसी का वेतन। तो वही तो 1,20 से जो 21 हो गया है वही पेमेंट यहाँ पे बढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ जो अधीक्षक का जो वेतन है वो कितना होगा 26,000 रुपया उसका वेतन। ये हमको पूछा है क्वेश्चन की अधीक्षक का वेतन कितना होगा। ठीक से दिमाग करो, जब भी आपको माध्य दिया तो पहले क्या निकालना है, योगफल निकालना है। सिंपल सी बात है, माध्य दिया तो टोटल का योगफल गुणा करके योगफल निकाल लो। फिर दोबारा दूसरी कंडीशन जो भी आपको दिया होगा दूसरी कंडीशन साथ फिर से निकाल लो उसमें से। ओके, वो लास्ट में डिफरेंस निकलता है। तीसरा आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, अधीक्षक का जो वेतन है वो कितना हो गया बेटा, अधीक्षक का जो वेतन है वो आ गया है 26,000 रुपए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते माध्य का क्वेश्चन ध्यान में रखो, गुणा करके योगफल निकालना पड़ता है। मोस्टली 2 बार आपको सभी क्वेश्चन में माध्य निकालना पड़ेगा, नया वाला पुराना वाला, फिर मोस्टली घटाना पड़ता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 9 संख्याओं का माध्य 77 है। 9 संख्याओं का माध्य 77। देखो सेम पहले ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर माध्य दिया है तो 9 संख्याओं का माध्य 77 है। इनमें एक संख्या और जोड़ने पर माध्य में 5 की वृद्धि हो रही है। सेम जैसे पहले 20 का 21 हो गया, यहाँ पे 9 से 1 बढ़ गया 10 हो जाएगा। यहाँ पर माध्य में 7 बढ़ रहा है, पहले 750 बढ़ा था पहले वाले में, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। तो सेम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले दिया 9 संख्याओं का माध्य 77। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया है कि 9 संख्याओं का माध्य है बेटा 77। तो जो माध्य पहले 9 संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, इसलिए 9 संख्याओं का योगफल निकाल लो। योगफल मैंने बताया था गुणा करके निकालोगे, तो 77 गुणे 9। जब 77 में 9 का गुणा करोगे तो सभी संख्याओं का आपको योगफल मिल जाएगा।
आएगा 693। 693 गुणा करना, मतलब 9 संख्याओं का योगफल 693 हो गया। अब इसमें क्या बोला, इसमें कि एक संख्या और जोड़ने पे, देखो इसमें एक संख्या और जोड़ा गया, एक संख्या जब जोड़ते हैं तो माध्य 5 की वृद्धि हो जाती है। ओके, 5 की वृद्धि हो जाएगी। 9 संख्या तो 10 संख्या हो गया, इसलिए देखो 10 संख्याओं का जो नया माध्य होगा, और 9 के बदले 10, एक बढ़ गया, 9 10 संख्याओं का जो नया माध्य 69, माध्य कितना था पहले 77, इसमें बोला 5 की वृद्धि हो रही है, तो नया जो माध्य निकले एक संख्या जोड़ने पे उसमें देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है बेटा, 5 की वृद्धि हो रही है। तो नया माध्य आपका कितना होगा, 77 और 5 82, यानी 82 हो गया। 82 कितने हो गया, 10 का। अब 10 संख्याओं का आप यहाँ पर क्या करो, योगफल निकालो। इसलिए 10 संख्याओं का योगफल, 10 संख्याओं का कुल योगफल, तो 82 गुणे 10 हो जाएगा आपका 820। अब देखो पहले जो 9 संख्या का जो माध्य टोटल निकाला कितना था, 693 था। अब यहाँ पे 10 संख्या का जो माध्य आपने निकाला है उसका कितना टोटल, 820। जो डिफरेंस आया है, पहला 693 था और 820 है, बीच में तो जो डिफरेंस है वही 10वां संख्या आपका है। जो एक्स्ट्रा 10वां संख्या हमने जोड़ा है वही घटाने पे तुरंत आपको निकल जाएगा। तो इससे आपको जोड़ी गई संख्या कौन सी होगी, तो जो उसने पूछा है आपको कि जोड़ी गई संख्या, जो हमने 10वीं संख्या जोड़ा है वो क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, 820 में से 693 घटा देंगे। 820 में से 693 हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 127 या 127। यही आपका नया वाला आंसर होगा, ये आपका आंसर है। फिर से क्वेश्चन देखो, सेम एज द क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमने किया, सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है। फिर से देखिए, पहले यहाँ पर क्या बता, पहले कितनी संख्या थी, 9 संख्या थी हमारे पास। क्या बोला, 9 संख्याओं का माध्य 77, माध्य मतलब एक तक समझो एक का है, 9 का माध्य कितना 77 है। तो 9 संख्या कुल क्या निकालोगे, योगफल निकालोगे, सब योगफल 77 में 9 से गुणा 693 आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें एक संख्या, इसमें 9 था ना, एक संख्या और जोड़ना है, और वो संख्या क्या जोड़ना हमको पता नहीं, लेकिन वह एक संख्या जोड़ने पर उसके जो माध्य में 5 की वृद्धि हो रही है। सबसे पहले वाला माध्य कितना 77 था, 5 बढ़ रहा है, 77 प्लस 5 कितना हो गया, 82 हो गया। तो 10 संख्या को टोटल जो माध्य आपका 82 यानी 82 हो चुका है। ये कितने का है, 10 संख्या है, तो 10 संख्याओं का योगफल 82 गुणे 10 करेंगे तो 820 आ गया। मतलब 9 संख्या को जोड़ा तो 693 और 10 संख्याओं को जोड़ा तो 820। ये जो अंतर है, यही जो बढ़ा हुआ संख्या उसी का अंतर है। तो 820 में से अगर आप 693 घटा देते हो तो आपको 127 आ रहा, घटाने पर यही आपका जोड़ी गई नई संख्या 10वीं संख्या आपकी जो है वह 127 है। मतलब इसमें 127 जोड़ दोगे तो उसका माध्य बढ़ के आपका कितना 82 हो जाएगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसे है, टोटल कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, समझे कि नहीं। फिर से देखो, मैंने आपको बताया साइनिंग आ रहा, हाँ साइन होगा, तो आप ध्यान से देख सकते हो 9 संख्या का माध्य आपको 77 दिया, तो 9 माध्य मैंने बताया सिंगल का होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो 9 से योगफल निकाल लो, मल्टीप्लाई कर 693 हो गया आपका। फिर एक बढ़ रहा है तो 82 हो जाएगा, 82 गुणे 10 कर दो, 800 भी, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। जैसे दोनों का डिफरेंस निकालोगे आपको टोटल यहाँ पर आ जाएगा। डिफरेंस कितना 127 का आ रहा है आपको, ठीक है। तो सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है आपका। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा आपका भी क्या दिया इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बेटा, 4 क्वेश्चन 12 मात्रा सारणी वाला क्वेश्चन, इससे डिफरेंट है। नीचे किसी शहर का एक माह में प्रत्येक दिन का अधिकतम तापमान अंश सेल्सियस में दिया गया है, कैसे वर्गों का चयन करो। वर्ग आपको दिया है, आपको यहाँ पर 12 मात्रा सारणी बनानी है। उसको 12 मात्रा सारणी में यहाँ पर देखो दिया कि टेम्परेचर दिया आपको, पहला दिया कि वर्गीकृत 12 मात्रा सारणी असमावेशी वर्ग। असमावेशी मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे डिग्री तापमान क्या क्या दिया, 29.2 तापमान है, 29 है, 28.1 है, 28.5 है, 32, ये सब जो भी आपको तापमान यहाँ पे दिया है, एक महीने का पूरा दिया है, ठीक है। अब एक महीने का जो भी तापमान आपको दिया है उसको पहले बोला कि वर्ग बनाओ। वर्ग बनाओ तो उसको एक ग्रुप के अंदर लेना पड़ेगा। सबसे कम कितना, सबसे ज्यादा कितना, कम वाला जैसे 28 पॉइंट आपको दिखाई, 28.1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और हाईएस्ट कितना है देखो, हाईएस्ट करीब करीब 38 के आसपास है। तो ये ग्रुप बनाना पड़ेगा, छोटा छोटा ग्रुप, जैसे कि 28 से 30 का बना, 30 से 32 का, 32 से 34 का, 34, 36, 36 से 38, कम से लेकर ज्यादा तक का एक ग्रुपिंग में रखेंगे, छोटा छोटा ग्रुप करके सबको सेम। तो जैसे मैं यहाँ पर अपेक्षित 12 मात्रा सारणी आपको बना के दिखा रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखिए।
जो सबसे पहला बोला उसने कि जो बारंबारता सारणी बनाने के लिए बोला है, बारंबारता सारणी, इसमें 3 कॉलम आपका रहेगा। देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, वर्ग होता है। वर्ग में यहाँ पर सबसे पहले वर्ग होगा। वर्ग में हम ले रहे हैं तापमान डिग्री सेल्सियस में। दूसरे में होती है गणन चिन्ह, या तो उसको बोलते हैं मिलान चिन्ह। ओके, मुझसे गणन चिन्ह या तो उसको मिलान चिन्ह बोला जाता है, गणन चिन्ह। ओके, लास्ट में तो बारंबारता, कितनी बार वो आया है, बारंबारता है, कितनी बार वो आया है वो यहाँ पे देखो। अभी इसको ग्रुपिंग आपको करना है, जिसमें बोला कि असमावेशी वर्ग आपको बनाना है। वर्ग आपको जैसे 28 से 30, सबसे कम 28 है, लास्ट में 38 तक है। इसको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं कि जो ग्रुपिंग लेंगे हम लोग, ऐसे ग्रुपिंग लेंगे। देखो यहाँ पे जैसे कि 28 से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 है, 32 से 34 है, 34 से 36 है, और 36 से 38 डिग्री सेल्सियस। मतलब असमावेशी। देखो 28 से 30 फिर से 30 हो गया, 30 वाला इसमें आएगा, इसमें समावेश नहीं हो रहा है। क्वेश्चन का असमावेशी बोला है, तो मतलब पहला 30 वाला उसमें समावेश नहीं होती है, उसके बाद वाले माइनस 30, 30 के बाद 32 आपको, तो यहाँ पर 30, यहाँ पर अगर 30 डिग्री आ जाए इसमें, बल्कि इसमें आपको लेना पड़ेगा, तो इसमें समावेश नहीं हो रहा है, इसलिए उसे कहेंगे। और देखिए अगर वो बोलता होता, तब जैसे आप यहाँ पर आपको बहुत सारा टेम्परेचर दिया है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि जैसे सबसे पहले 28 से 30 का मैंने यार आपको यहाँ पर बनाया कि 28 से 30 का मैंने बना के रखा है। ओके, तो देखिए कि 28 से 30 के बीच में कितने टेम्परेचर आ रहे हैं। 28 से 30 के, जैसे अगर ध्यान से देखो, सबसे पहला दिया है 29.2, 29.2 किसमें आएगा, इसी में आएगा, 28-30 के बीच में आएगा, एक लाइन हो गया आपका। फिर दूसरा क्या दिया इसमें, देखो 29.0 दिया है, 29.0 देखो वो भी इसी के अंदर आएगा। दूसरा आएगा, आपको पता होगा, गिनते देखो 1 2 3 4 5 आपको क्रॉस लाइन लेके जाते हैं, ये 5 का एक बंडल होता है। फिर 6 7 8 9 से 10, 5 कैसे बंडल, 5 लाइन क्रॉस में जाती है, गणन चिन्ह जो करते हैं हिसाब से होता है। तो फिर इसमें आप देख सकते हो कि 30 से पहले जो मैंने बताया कि 28 से 30 तरफ गिनिए, फिर जो 28.1 दिया है वो भी इसी के अंदर आएगा। ऐसे करते करते आपको गिनना है कि इसके बीच 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितनी संख्या है, कितने टेम्परेचर आ रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर कुल जो आपको दिया है 30 टेम्परेचर, 30 दिन एक महीने का दिया, 30 दिया, उसको काउंट करिए। काउंट करने आपको मिलेगी 28 के बीच में टोटल 8 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 8। तो टोटल 8 है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 28 से 30 के बीच में जो भी है 8 टेम्परेचर ऐसे तापमान आ रहा है जो कि उसके अंदर है। फिर दूसरा वाला दूसरा आपको 30 से 32 का ढूंढिए आप जरा, 30 से 32 का ढूंढिए आप। 30 से 32 का ढूंढेंगे, देखेंगे तो 30 से 32 डिग्री वो भी 8 ही आ रहा है। इसको भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करना पड़ेगा। फिर 32 से 34 का भी, 32 से 34 के बीच में कितना टेम्परेचर है उसका विद पेंसिल आप लेकर उसको कटिंग करके ढूंढ सकते हो, या जैसे आपको अपने हिसाब जैसा आपको इजी लगता है ढूंढ सकते हो। ये भी आपको उसमें 8 ही आ रहा है। ये भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 34 से 36 डिग्री सेल्सियस, 34 से 36 अंश का जो उसमें देखोगे ध्यान से, ये कम है, 1 1 2 4 5 तक है, ये इसमें 5 ही आ रहा है, 5 नंबर इसके बीच में आ रहा है। ये आप देख सकते हो ध्यान से, जैसे 1 2 3 4 5। और 36 से 38 के बीच में, 36 से 38 के बीच का अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ एक ही आ जाएगा उसमें। ओके, 36 से 38 के बीच में सिर्फ यहाँ पर 36.8 आपको दिखाई दे रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 36.8 है, मतलब वो 21 के अंदर आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। इसको आप टोटल करोगे 8 3 24 25 5 30, तो टोटल जो इसका एन हो गया ये कितना हो गया बेटा, ये 30। एक महीने का बोला है तो 30 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 30 यहाँ पर आया हुआ है, कुल जो टोटल है वह 30 आया हुआ है। तो हमको इसमें बोला क्वेश्चन क्या, हमने क्या बोला, पहला क्वेश्चन क्या किया उसने, वर्गीकृत बारंबारता सारणी तैयार करो। हमने सारणी तैयार कर दी, इसे कहते हैं बारंबारता सारणी। वर्गीकृत वर्ग है, गणन चिन्ह, बस 3 कॉलम वाला, ये मैंने सारणी को तैयार कर दिया है। अब कुछ क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि कितने दिनों का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से कम है। 34 से कम, अब देखो ये 34 है, देख सकते हो 34, मतलब देखो ये 28 से 30, 30 से 32, ये सब यहाँ तक वाला जो भी ये सब जो है ये 34 से कम वाला यहाँ तक है। कि 34 वाला इसमें काउंट कर मैंने आपको बताया, तो असमावेशी 8 16 8 3 24, मतलब 24 टेम्परेचर, 24 देखो 24 दिन का टेम्परेचर 34 डिग्री से कम है। इसके बाद 34 से ज्यादा आ रहा है,
1 2 28 से लेकर 34 तक का 1 2 3 8 3 24। तो सबसे पहले देखिए जो बोला कि कितने दिन का तापमान 34 डिग्री से कम है, तो सबसे पहले उत्तर आएगा, पहले का उत्तर आएगा 8 + 8 + 8, तो 24 दिन का जो तापमान है, 24 दिन का जो तापमान है वह क्या है, दिनों की संख्या 24 का टेम्परेचर 28 से कम है। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया इसमें, ऐसे कितने दिन का तापमान 34 डिग्री से अधिक है। 34 से ज्यादा मतलब यहाँ पे नीचे, इसके नीचे देखो 5 और 1 कितना है 6। अब देख सकते हो 5 और 6, 5 और 1 दिन का टेम्परेचर टोटल 6 दिन है, 6 दिन का टेम्परेचर 34 डिग्री से ज्यादा है, 34 डिग्री ज्यादा है इसके अंदर, 34 से 38 के बीच का टेम्परेचर 5 दिन और 1 दिन 6 दिन ऐसा टेम्परेचर 34 से ज्यादा है। इस तरह आप बारंबार सारणी बना के उसमें पूछे गए क्वेश्चन के उत्तर लिख सकते हो। बारंबार सारणी का मतलब होता है, मैंने आपको समझाया कि मतलब होता है कि सिर्फ 3 कॉलम बनता है, 1 2 वर्ग है, गणनचिन्ह बारंबार, वह संख्या कितनी बार है काउंट करके इसका नंबर बना दो। टोटल करना जरूरी होता है, वो दिमाग में रखिए आप लोग। अगर टोटल 1 महीने का 30 नहीं आ रहा तो आपने कहीं कम ज्यादा किया, उसको एक बार फिर से रीचेक कर सकते हो। ओके, एकदम इजीली होता है। ओके, क्लियर हो सबको, एकदम समझ में आया कैसे बता बारंबार सारणी। फिर से बताओ, बार-बार मत करिए, गड़बड़ करने में काउंटिंग मिस्टेक होता है, तो फिर पेंसिल आपको कटिंग करके देख सकते हो, या जैसे आपको जमता है हिसाब से, तो आपकी जैसी प्रैक्टिस रहेगी उस हिसाब से हो सकता है। ओके, अभी 34 बोला, उसको ध्यान दीजिए, 34 से कम, 34 कम मतलब ये सब ऊपर वाले 34 से कम है। देखिए ये 34 के अंदर है, असमावेशी, 34 का समावेश में नहीं है, नीचे वाले वर्ग में उसका समावेश होता है। तो 8 16 8 3 24, 24 दिनों का तापमान 34 डिग्री से कम है। 34 से ज्यादा बोला है तो इसके नीचे वाले सब 34 ज्यादा है, 5 और 1 6 दिन, 6 दिन का तापमान 34 से क्या है, ज्यादा है, यानी अधिक है, तो उसका ध्यान से देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां भी इसी तरह क्वेश्चन है कि थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। 5वां क्वेश्चन में ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्या दिया, देखो 5वां देखते हैं क्या दिया उसमें। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई सारणी के प्रेक्षणों का माध्य 20.2, प्रेक्षण आपको दिया है, प्रेक्षण क्या दिया देखो, देखते हैं यहाँ पर एक्स आई दिया, एफ आई दिया है, एक्स आई और एफ आई, इसका टेबल बना कैसे आपको यहाँ पर दिया है उसने, एक्स आई और एफ आई। एक्स आई क्या कह दिया, एक्स आई देखो 10 15 20, 10 है 15 20 जो भी दिया है, 10 15 20 25 30, 10 15 20 25 और 30, मतलब जो वर्ग है वो कितनी बार है यहाँ पे, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया, 10 6 बार है, ये 8 बार है, उसका पी मतलब पता नहीं, वो निकालना है आपको, 10 और 6 10 12 और ये 6 बार है। इसका एक्चुअली आपको माध्य दे के रखा है, इन सबका माध्य कितना दिया, माध्य बेटा 20.2। ओके, 20.2 इसका माध्य आपको दे के रखा है। तो जैसे कि बार बार सारणी बनाना, उसे आपको सारणी बना के उसको सॉल्व करना रहेगा। ओके, यहाँ पर एक्स और एफ आई दिया है आपको, समझे कि नहीं, एक्स आई दिया एफ आई दिया आपको, पहले प्रकार में इसमें टेबल आपको बनाना, टेबल बना के माध्य का आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। टेबल आपको जैसे बताया फर्स्ट में, उससे 3 कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, एक्स आई एफ आई और दोनों का मल्टीप्लाई, 3 कॉलम बनाते हो। इसमें माध्य का फार्मूला भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको है एक्स आई है एफ आई है। ओके, पहले इसको लिख लेते हैं, 2 कॉलम जो भी आपका है, वर्ग और कितनी बार आया जो बार, देखो यहाँ पर कितना बेटा 10 है, इससे बेटर होगा साफ साफ आपको दिखाई देगा, 10 है 15 है 20 है 25 है और ये आपका 30 है। तो 10 का कितना 6 है, इसका 8 है, सी का पता नहीं, पी दिया है 10 दिया है, इसका 6 दिया। ओके, देखो जब भी माध्य का सूत्र एक्चुअली होता क्या है, अगर आपको याद होगा, माध्य बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय एन, टोटल एक्स आई एफ आई, एक्स आई और एफ आई और डिवाइड बाय एन, ये मतलब टोटल जो भी आपको निकलना है टोटल यहाँ पर हो जाएगा। टोटल मतलब समेशन ऑफ एफ आई, इसका तो टोटल बोल सकते हो या समेशन है, इसको एफ आई भी बोल, एफ आई का टोटल समेशन, यानी सिग्मा, कोई समेशन पड़ता है कोई इसको सिग्मा पड़ता है, मतलब एक्स आई एफ आई जो माध्य दिया है, माध्य का सूत्र, माध्य को एक्स बार बोला जाता है, माध्य इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई दोनों का गुणा करके टोटल निकालना है, एफ आई का टोटल, मतलब इतना दिमाग रखिए, समेशन मतलब कुल यानी योगफल होता है, पर इतना दिमाग में इसी फार्मूले से चलना है।
अब मुझे तो यहाँ पर पहले दोनों का गुणा निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स आई और एफ आई जो दिया है दोनों का गुणा, मतलब इन दोनों का गुणा एक्स आई एफ आई इंटू दोनों 10 का कितना होगा 60 होगा, दोनों गुणा करोगे। ओके, ऐसे सबका गुणा करोगे, फिर 15 टेक तो 20 हो गया आपको, 20 गुणे पी 20 पी हो जाएगा, 25 दाम में 250 हो जाएगा। ओके, इस तरह करते हुए फिर आप क्लास में देखिए 30 गुणे 3 से कट रहा है 180 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि सबका आपको टोटल निकालना है, सबका योगफल आपको निकालना है। ओके, दिमाग में रखिए, मतलब इसका भी टोटल आपको निकालना है, इसका भी टोटल निकालना है, फिर भाग देना है। तो अभी जैसे पहले इसको टोटल करते हैं। ओके, इसको टोटल करो, कितना आ रहा है देख, ध्यान से देख लेते, देखो 8 से 14, 14 10 24 6 30, 30 और पी है, तो इसका जो समेशन ऑफ एफ आई कितना है 30 प्लस पी पता नहीं कितना, देखो फिर से देखो 8 और 6 14 हो गया, 14 10 24 और 6 कितना होगा 30, 30 और पी 30 धन पी, ये हो गया। अब इसका टोटल दोनों का समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई दोनों को टोटल यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। 60 है 120 है 250 है 100, सबको एक साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। सबको एक साथ जोड़ेंगे तो क्योंकि 20 पी अलग है, तो 60 120 200 एक सबको आप जोड़ सकते हो, 20 भी डिफरेंट उसको अलग है। 60 120 250 180 को जोड़ने पर ये जो आएगा इसको देख सकते की आवाज आ रही होगी, बीच फोन से कटता। चलो ठीक, इसको जोड़ेंगे 610 आ रहा है, प्लस ये जो आपका 20 प्लस पी है 20 पी, ये इसका टोटल हो गया पूरा, मतलब ये दोनों का टोटल निकल चुका। फार्मूला हमारे माध्य है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, ये आपने यहाँ पे निकाल लिया, देख सकते हो। समेशन ऑफ एफ आई ये आपने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करना है बेटा। देखिए माध्य ऑलरेडी आपको दिया है, कितना दिया माध्य आपको, माध्य ऑलरेडी आपको दिखा है 20.2, ये आपको दिया है। ऊपर वाला जो दिया है 610 प्लस 20 पी, ये अभी मैंने आपको टोटल करके दिखाया, इधर वाला 610 प्लस 20 पी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा यहाँ पे क्या दिया है 30 प्लस पी, उसके नीचे आपको ये लिखना है 30 प्लस पी, आपको यहाँ पर नीचे ऐड करना पड़ेगा। इसमें इसका मान है 30 प्लस पी। ओके, अब इसको क्या करना पड़ेगा, तीरे गुणा करना पड़ेगा। अब रखे इसको इधर, कुछ नहीं मतलब क्या होता है बेटा, एक होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका तीनों का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका गुणा इसमें हम लोग करते हैं पहले, देखो इसका इसमें भी इसका इसमें भी करना पड़ेगा। 30 से गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 से गुणा करें तो 202 गुणे 3 कितना 606 हो जाएगा। अब पॉइंट आपको यहाँ पर गायब हो जाएगा। ओके, तो इसको गुणा करके देख लेते हैं हम लोग। जब इसको गुणा करेंगे तो 606.0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं होता है, जीरो तो उसको गायब हो जाएगा सीधा। तो 202 गुणे 30 करेंगे तो 606.0, तो 606 ही आएगा। पॉइंट के बाद जीरो आएगा, जीरो क्या हो जाएगा आपका गायब हो जाएगा। गुणा करके चेक कर सकते हो आप लोग, मैंने बताया देखो 202 अगर पकड़ 202 गुणे 3 करें कितना होगा 606 होगा। पॉइंट है जीरो है, तो पॉइंट के बाद जीरो भी आएगा, तो पॉइंट के बाद जीरो का मतलब होता नहीं है, तो 606 हो गया आपका। और इसका इससे गुणा कर दिया, फिर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आपको उतना ही आएगा 20.2 पी। गुणा कर रहे हो 20.2 पी, आपके साथ में वही होगा 20.2 पी हो गया। अब इसके बाद में इसका 13 गुणा हो गया, इसका इससे 13 गुणा करोगे तो देख सकते हो इसका एक से गुणा कोई परिवर्तन नहीं होगा। 610 प्लस 20 पी आपका एज इट इज ऐसे ही आएगा। अब जैसे आप लोग समीकरण सॉल्व करते हो वो हो गया आपका 13 गुणा कर लिया मैंने, यही मिस्टेक मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ। 202 समझ लो 202 इसका गुणा करोगे तो 6.6.0 आएगा। पॉइंट के बाद जीरो का मतलब होता नहीं, सिर्फ 606 आ गया, देखोगे पॉइंट करके इधर गया, आपको कंफ्यूजन होगा। फिर इसका गुणा पी में करोगे तो पी गुणे उतना ही आएगा। फिर एक से गुणा करने पे 610 प्लस 20 पी ऐसे होगा। अब इसको पक्षांतर, आपको पक्षांतर कैसे करोगे, देखो दोनों पी वाला एक साथ कर लो, 20 पी इसको इधर पक्षांतर कर लो। देखो जैसे अभी पी वाला एक साथ दे दो, 20.2 पी आपका है, इसको मैं इधर लेता हूँ, माइनस 20 पी हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे 610 बचा। आप 600 में 600 उधर लेके जाओ, माइनस 606 पक्षांतर दो। दोनों पी वाला मैंने एक साथ कर लिया, दोनों संख्या मैंने एक साथ कर लिया, पक्षांतर हो गया 20 पी। ये वाला भाग के इधर है तो प्लस का माइनस हो गया, ये भाग के उधर के प्लस का माइनस हो गया। देखो 20.2 ये 20 है तो 20 निकल गया, 0.2 बचेगा। देखो 20.2 एक सिर्फ 20 है, 20 यहाँ 20 निकल गया तो पॉइंट सिर्फ 0.2 बचेगा। 0.2 पी घटाएंगे इसको, 0.2 पी 20 निकल चुका है। 610 में से 606 गया,
इससे 25 बचेगा, 4 बचेगा आपको। ओके, अब इसको इससे आपको भाग देना है। देयरफॉर P इज इक्वल टू 4/0.2, 4/0.2। अब देखो 4 क्या 0.2 है, 0.2 है, तो 0.2 एक ही 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ओके, 10 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो आपका पॉइंट भाग जाएगा। यहाँ पर 10 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ तो कितना हो गया बेटा आपका 40 हो गया, और ये आपका सिर्फ 2 हो जाएगी, पॉइंट बचेगा। तो 2 दूनी 4, काटोगे 10, 20, मतलब P का जो वैल्यू आ गया आपको कितना हो गया, 20 वैल्यू आ गया यहाँ पर। ओके, तो सॉल्व करने के बाद P का वैल्यू, P का मान 20, हमको आंसर ही पूछा कि P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू आप देख सकते हो कि यहाँ पर P का वैल्यू कितना 28 है। फिर से इस क्वेश्चन में आपको दोहराना चाहूंगा, जरा ध्यान से आप लोग देखिए। ओके, जरा ध्यान से 5 क्वेश्चन तक वो करना है आज। ओके, फिर से देखिए, एक टेबल बना के आपको दिया है। ओके, और यहाँ पर टेबल में XI मतलब वर्ग होता है। ओके, XI मतलब क्या होता है, वर्ग। XI का मतलब होता है वर्ग होता है। ओके, और यहाँ पे 12 बार का है, 12 बार का मतलब 10 6 बार आया, 15 8 बार आया, 20 पता नहीं P आया तो वो निकालना है, 25 10 बार, 30 6 बार आया है, और इस टोटल का माध्य दे दिया। माध्य कितना 20.2 दिया। तो माध्य का जो फार्मूला होता है जो हमने पढ़ा है, माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ XI अपन समीशन ऑफ FI। तो ये सब निकलेगा तभी आपको माध्य ज्ञात हो। ये सब निकालने के लिए 12 बार का सारणी आपको बनाना पड़ेगा। सारणी मैंने इसका बना दिया, तो 3 कॉलम XI FI और दोनों का गुणा, ये दोनों ऑलरेडी आपको दिया है। XI का वैल्यू सब लिख लिया, FI का वैल्यू सब लिख लिया, और दोनों का गुणा, उस सूत्र में गुणे की जरूरत पड़ती है, तो दोनों का गुणा 10 गुणे 60 60 हो गया, 15 6 120 हो गया, 20 इंटू P 20P हो गया, 25 दाम 250 हो गया, 30 गुणे 6 180 हो गया। ये सबको देखो, इसको जोड़ेंगे तो 30 प्लस P, 30 और प्लस P साथ में। अब यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 610 प्लस 20P हो गया। जोड़ने के बाद सूत्र में सबका मान रख दो, सूत्र मैंने आपके सामने रखा है। माध्य आपको दिया है 20.2 ऑलरेडी यहाँ पर माध्य दिया है, फिर बराबर है सबसे XI का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो, इसका वैल्यू उठा के 20 रखा, बटे समीकरण FI का वैल्यू यहाँ पर दिया 30 प्लस P, ये भी रख दिया। फिर मैंने क्या सीधे गुणा किया, सीधे गुणा में सब कुछ ठीक है, यही आपको गड़बड़ ना होगी। सॉल्व जब यहाँ पर करोगे तो 20.2 का गुणा 30 में भी होगा, इसका गुणा P में भी होगा। 20.2 का गुणा 30 में करो तो 606 आएगा। मैंने आपको समझाया कि ये 606.0 आएगा, तो पॉइंट के बाद 0 का मतलब सिर्फ 606 लिखेंगे हम लोग। फिर 20.2 का P में करें तो उतना ही आएगा, एक से गुणा इसमें करेंगे तो वैसा ही एक सिंगल लाइन में तैयार हो चुका, बन गया आपका समीकरण। समीकरण आप क्या करोगे, P को एक साथ ले लो, देख सकते हैं यहाँ पर 20P ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास है, एक P यहाँ पर है, दोनों को पक्षांतर करके मैंने इस तरफ ट्रांसफर कर लिया, प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया, बराबर के बाद 610 बचा मेरे पास, 606 उधर लेके जो माइनस हो गया। 20.2 और 20 निकल के सिर्फ 0.2 बचा, यहाँ पर देख सकते हो। 610 में 606 निकाल दो, कितना बचे, सिर्फ 4 बचेगा आपका। फिर P निकालना है तो 0.2 इसको भाग देंगे, 4/0.2, 0.1 अंतर है, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर 10 भाग जाएगा, 0.2 10 गुणा कर 2 आएगा, तो 10 दूने 20, 20 में 2.0 होगा, तो पॉइंट फिर 0 से 2 बचेगा आपका यहाँ पर, फिर ऊपर 10 चौके 40 हो गया, 2 दूनी 4 20, तो C का मान आपका 20 आ जाएगा। इस तरह ध्यान से अगर आप लोग करोगे जो शाब्दिक प्रश्न है उसका आराम से सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हमने 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। ओके, ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन में जो भी मैंने बताया आपको, इसमें जिन बच्चों को डाउट है क्लियर है, फिर से 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। ओके, धीरज सर, धीरज सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। सर अभी आपने जो 5वां सवाल समझाया, ओके बेटा। सर उसमें आपने जो गुणा किया तो सर वो P का कैसे गुणा किया ये नहीं समझ में आया। कौन सी लाइन की बात करो, ये वाला इससे बात कर रहे हो आप? यस सर। देखो ध्यान से देखिए, एकदम बेसिक नॉलेज है, कुछ है नहीं उसमें। देखिए जैसे भी मैंने आपको बताया कि दिखाई दे रहा है आपको, देखो 20.2 बराबर जो पहला लाइन था हमारा 610 प्लस कितना था बेटा 20P था, बटे कितना था 30 प्लस P, यही था ना। इधर कुछ नहीं, एक होता है इसका गुणा, देखो ऐसे भी लिख सकते हो 20.2 गुणे 30 प्लस P बराबर 610 प्लस 20P। अब देखो, अब इसका गुणा इससे करना, तो मैंने कहा अब 20 होगा ना, इसका गुणा पहले इसमें करोगे, तो 20.2 का गुणा किसमें करोगे, 30 में गुणा करोगे, इसका गुणा करो 606 ऐसे आएगा। ओके, 6060 आएगा गुणा, समझो दशमलव को पहले भूल जाना, समझो दशमलव है ही नहीं, तो 202 का 30 में गुणा करो, इतना आएगा। दशमलव फिर एक अंक से आपको यहाँ लास्ट में रखना पड़ेगा, यहाँ रखोगे
तो 606.0 मतलब आपको पॉइंट के बाद 0 का नहीं होता, तो ये आपका 0 हट जाएगा, सिर्फ 606 बचेगा। तो पहले इसका गुणा करें, कितना है आपका 606 आया प्लस, फिर से इसी संख्या गुणा किसमें करोगे, ब्रैकेट तोड़ना है, इसी से करोगे 22 इंटू पी, तो पी इसके साथ में रहेगा 2 इंटू पी, ऐसा। ये लास्ट आपका इफेक्ट समझा कैसे गुणा हो रहा है, ये गुणा यस सर। ऐसे क्या, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर जैसे आपने 5 वाला किया जिसमें दिया गया है बॉक्स में, बिल्कुल। वो तो आपने मतलब उसका संख्यक द्रव्य संख्या लिखा ना, जैसे 10 का 6 हुआ, 15 का 8 हुआ, उसके बाद आपने गुणा किया ना इसमें 20, हाँ इसमें हमको क्या दिया क्वेश्चन, माध्य दिया बेटा ना, क्या दिया आपको, माध्य दिया है ना, जी सर। तो माध्य आपने दिया है। हाँ माध्य का, हाँ एक मिनट, माध्य का सूत्र देखो ये होता है, ये माध्य का सूत्र होता है, समझ में आ रहा है। जी सर। इसमें जरूरत क्या है, इसमें जरूरत क्या आपको देखो, समीकरण ऑफ एक्स आई एफ आई, ये आपको निकालना पड़ेगा बेटा ना। जी इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारणी बनाना पड़ता है, ये वर्ग है, ये बारंबारता है, और ये आपका दोनों का गुणा, गुणा जरूरत है, इसलिए इन दोनों का गुणा करें, इन दोनों गुणा करके यहाँ लिख के इसका टोटल करना पड़ता है। बोलिए अभी, जी सर। अभी क्या सर डाउट है? आपने 10 का 6 मतलब इसका गुणा किया तभी 60 आया ना। हाँ ये 10 सब गुणे 6 तो 7 गुणा 15 15 6 सब सबका गुणा करके लिखा बेटा। ये देखो एक सर कुछ नहीं, जब मतलब बीच गुणा में करने गुणा पर होता है। जी सर। हाँ बोलो। सर आपने जब गुणा किया उसके बाद आगे का ये सब कैसे निकला सॉल्व करके, गुणा करने के बाद आपने क्या किया उसके आगे का? देखो ये सब गुणा कर लिया ना, बराबर है। जी सर। जी अब इसको, इस सबको जोड़ो, 60 120, इसको छोड़ दो पहले 250, इसको सबको जोड़ो, आ जाएगा 610। ये 20 पी विजातीय पद है, इसके बाद में खाली प्लस 20 पी लिख दिया मैंने, के साथ में जोड़ेगा नहीं, प्लस अलग से इसको लिखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर 6 8 10 6 को जोड़ा 30 है, पी विजातीय पता नहीं, तो प्लस पी खाली इसमें ऐड कर दो, क्या है हमको पता नहीं, साथ में ऐड करने का, दोनों को जोड़ के, समझा। ये दोनों को जोड़ क्या जी करोगे, सूत्र में रखना है, ये फार्मूला है, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा बेटा। सूत्र में सिनेमा तो माध्य का मान रखा, ऊपर वाले का वैल्यू रखा, इसका वैल्यू, फिर इसका तीरे गुणा करो तो आंसर आ जाए। मैंने समझाया यहाँ पर कैसा होता है, इसका तीरे गुणा करने पे आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। जी सर। ओके सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। सर दूसरा सवाल बताइए ना। दूसरा सवाल मतलब पहला वाला जो मैंने बताया था आपको, 20 कर्मचारी वाला। हाँ सर। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, पहले कर्मचारी कितना उसके अंदर है 20, शॉर्टकट बता लो, ध्यान से देखना, सिंपल। पहले हाँ सर। कर्मचारी कितना बेटा, उसमें 20 कर्मचारी है ना, तो 20 कर्मचारी है, 20 का माध्य कितना दिया है, 20 कर्मचारी का माध्य आपको दिया है, उसको 10,250 दिया है, 10,250। सब टोटल काम करने वाले 20 जन, एक जन का पगार कितना है माध्य, मतलब 10,250, तो गुणा करो तो टोटल पेमेंट कितना हो, 2,05,000 है, 2,05,000। इसके बाद क्या हो रहा है उसमें, एक उसका मैनेजर अधीक्षक बढ़ जा रहा है, तो अधीक्षक जब बढ़ जाएगा तो 20 के बदले कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और माध्य में कितना बढ़ोतरी हो रहा है उसके, 750। तो 10,250 में 750 ऐड करोगे, ये कितना हो जाएगा बेटा, 11,000 हो जाएगा। समझ मेरी बात की नहीं, ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है इसमें, 750 बढ़ रहा है, क्वेश्चन में दिया है, तो 11,000। तो 21 लोग का 11,000 के हिसाब से पेमेंट कितना होगा, 2,31,000 रुपया हो रहा है। कितना पेमेंट है, 2,31,000। देखो 20 लोग का पगार कितना था, 2,05,000, 21 लोग का पगार कितना होगा, 2,31,000। एक जन जो पगार बढ़ा है, पगार किसका बढ़ा है, अधीक्षक का बढ़ा है ना, मैनेजर का, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, 26,000 का। 26,000 पेमेंट बढ़ा है, किसका होगा, अधीक्षक का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, पेमेंट उसका बढ़ा है, 26,000 पेमेंट अधीक्षक का पेमेंट उसमें बढ़ गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। ओके बेटा, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा जैसे देखा हमने सांख्यिकी का प्रकरण प्रसंग 7 का 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक हमने किया, क्योंकि स्पेशली आपने देखा उसमें माध्य का और बार बार सारणी के बारे में डिस्कस किया। तो ध्यान से इसको सॉल्व करिए, शाब्दिक प्रश्न है, और क्या ध्यान से, उसमें से एक क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आता है, फिर से रिवाइज करिए, फिर कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट सेशन में क्लियर किया जाए। ओके।